नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय निखिल दीक्षित में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं, जिस नया वीडियो के माध्यम से आज मैं आप सभी को दिल्ली सल्तनत का सैयद वंश के बारे में तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। दोस्तों, इससे पहले मैंने दिल्ली सल्तनत स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने 3 वंश आपको बताए थे। पहला वंश था गुलाम वंश, उसके बाद था खिलजी वंश, फिर तीसरा वंश था तुगलक वंश, और आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है दोस्तों सैयद वंश। ये दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश है। तो इससे रिलेटेड जितने भी शासक हुए, जितने भी सुल्तान हुए और उनके द्वारा कौन कौन से काम कराए गए और उनके द्वारा कब से कब तक शासन किया गया, ये सभी तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो अपने परिवार मैथ्स बाय निखिल दीक्षित को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सपोर्ट करिएगा। दोस्तों, हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है, अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ईमानदारी से लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो इसी के साथ हम आज के अपना नया टॉपिक है सैयद वंश। ये दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश है दोस्तों। तो इसके बारे में आज मैं आप सभी के साथ चर्चा करने वाला हूँ। ये दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश है, जिसका नाम है सैयद वंश। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सैयद डायनेस्टी। क्या बोलते हैं? सैयद डायनेस्टी बोलते हैं। दोस्तों, सैयद वंश का शासनकाल 1414 से लेकर 1451 तक रहता है। सैयद वंश दोस्तों कहाँ से कहाँ तक रहता है? 1414 से लेकर 1451 तक सैयद वंश रहता है दिल्ली सल्तनत पे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसी के साथ हम अपनी शुरुआत करते हैं। आज का जो नया टॉपिक है सैयद वंश, इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। अब आपको बताते हैं कि सैयद वंश में कौन कौन से शासक आए और कौन से शासक ने कितना शासन किया और उनका शासन कब से कब तक चला। ये सभी तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ साझा करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, सैयद वंश की जब बात की जाए तो इसका सबसे पहला जो शासक होता है, जिसका नाम है खिज्र खान। दोस्तों, खिज्र खान के ही द्वारा इसकी स्थापना भी की गई थी। खिज्र खान सैयद वंश का दोस्तों पहला जो शासक है, जिसका नाम है खिज्र खान, और खिज्र खान के द्वारा ही सैयद वंश की स्थापना भी की गई थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। खिज्र खान का शासन कहाँ से कहाँ तक रहता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, खिज्र खान का शासन दोस्तों 1414 से लेकर 1421 ईस्वी तक रहता है। 1414 से लेकर 1421 ईस्वी तक खिज्र खान का शासन रहता है दिल्ली सल्तनत पे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सैयद वंश का पहला शासक है दोस्तों खिज्र खान, और इसी को दोस्तों माना जाता है कि खिज्र खान ने ही सैयद वंश की स्थापना की थी। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। फिर दूसरा जो दोस्तों है इसका शासक, जिसका नाम है मुबारक शाह। क्या नाम है दोस्तों? इसका नाम है मुबारक शाह। मुबारक शाह ये सैयद वंश का दोस्तों दूसरा शासक है। कौन से नंबर का? ये सैयद वंश का दूसरा शासक है, और इसका शासनकाल 1421 से लेकर 1434 तक रहता है। 1421 से लेकर 1434 ईस्वी तक इसका क्या रहता है? शासनकाल रहता है दिल्ली सल्तनत पे। ये दोस्तों सैयद वंश का दूसरा शासक है, मुबारक शाह। तीसरा जो आता है मोहम्मद शाह। तीसरा आता है दोस्तों मोहम्मद शाह। क्या नाम है? मोहम्मद शाह। तीसरा शासक सैयद वंश का है मोहम्मद शाह, और इसका शासनकाल दोस्तों 1434 से लेकर 1445 ईस्वी तक इसका शासनकाल दिल्ली सल्तनत पे रहता है, और ये सैयद वंश का तीसरा शासक है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। सैयद वंश का तीसरा शासक है मोहम्मद शाह। इसका शासनकाल 1434 से लेकर 1445 ईस्वी तक रहता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब उसके बाद जो चौथा शासक है उसका नाम है अलाउद्दीन आलम। क्या नाम है दोस्तों? अलाउद्दीन आलम। ये दोस्तों अलाउद्दीन आलम सैयद वंश का आखिरी शासक होता है। आखिरी शासक है ये सैयद वंश का। अलाउद्दीन आलम सैयद वंश का आखिरी शासक है।
सैयद वंश का क्या है दोस्तों, आखिरी शासक है और इसका शासनकाल 1445 से लेकर 1450 ईस्वी तक रहता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसका शासनकाल दोस्तों 1445 से लेकर 1450 ईस्वी तक अलाउद्दीन आलम का शासन रहता है दिल्ली सल्तनत पे, और इस सैयद वंश का चौथा शासक है। पहला शासक खिज्र खान, दूसरा शासक मुबारक शाह, तीसरा शासक मोहम्मद शाह, चौथा शासक अलाउद्दीन आलम। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब यहीं से हम शुरुआत करते हैं आज के जो नया टॉपिक है दोस्तों। अब हम सैयद वंश का जो पहला शासक है खिज्र खान, अब इसी से हम अपनी शुरुआत करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, इसी से हम अपनी शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों हम अपनी शुरुआत करते हैं खिज्र खान से। खिज्र खान से हम अपनी आज की शुरुआत करते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी कि सैयद वंश का पहला शासक खिज्र खान, दूसरा शासक मुबारक शाह, तीसरा शासक मोहम्मद शाह, चौथा शासक अलाउद्दीन आलम। ये सैयद वंश का आखिरी शासक था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए हम खिज्र खान से अब अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ये सैयद वंश का पहला प्रथम शासक है और इसी ने सैयद वंश की क्या रखी थी, नींव रखी थी, और इसी ने सैयद वंश की स्थापना भी की थी। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो चलिए मैं खिज्र खान से शुरुआत करता हूँ सैयद वंश की, क्योंकि यही पहला शासक था सैयद वंश का। चलिए देखते हैं खिज्र खान के बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो इसका शासनकाल 1414 से लेकर 1421 तक 1421 ईस्वी तक रहता है। ये चीज़ तो आपको याद रखनी है। खिज्र खान का शासन 1414 से लेकर 1421 ईस्वी तक रहता है दोस्तों। अब दोस्तों इसने क्या किया था, इसने सैयद वंश की स्थापना की। सैयद वंश की स्थापना की। इसने क्या किया दोस्तों, इसने सैयद वंश की स्थापना की थी। खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी। अब ये दोस्तों जो खिज्र खान है, ये जो खिज्र खान है ये तैमूर लंग का सेनापति था। कौन था, ये तैमूर लंग का सेनापति था। ये जो खिज्र खान है ये दोस्तों तैमूर लंग का सेनापति था। अब ये तैमूर लंग क्या होता दोस्तों, तैमूर लंग इसके नाम के आगे क्यों लगाया, खिज्र खान के नाम के आगे तैमूर लंग क्यों लगा, क्योंकि दोस्तों ये एक पैर से विकलांग था। विकलांग मानो या तो इसके पैर में एक पैर में चोट लग गई थी, इसीलिए इसे तैमूर लंग बोला गया दोस्तों। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब ये जो खिज्र खान है दोस्तों ये तैमूर लंग का क्या था, सेनापति था। तैमूर लंग का सेनापति था खिज्र खान, तैमूर लंग का सेनापति। तैमूर लंग का सेनापति भी था, ये सेनापति था। ये जो खिज्र खान है दोस्तों ये तैमूर लंग का सेनापति था और इसी ने सैयद वंश की स्थापना भी की थी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब दोस्तों ये चीज़ भी याद रखनी है, सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का चौथा राजवंश था। यह दिल्ली सल्तनत का चौथा राजवंश था, चौथा राजवंश था। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये जो सैयद वंश था दोस्तों यह दिल्ली सल्तनत का चौथा राजवंश था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इस वंश ने दोस्तों, सैयद वंश ने क्या किया दोस्तों, तो याद रखिएगा सैयद जो वंश है इसने कहाँ से कहाँ तक शासन किया, 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक इसने शासन किया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये दोस्तों जो सैयद वंश है यह दिल्ली सल्तनत का चौथा राजवंश था। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है।
इसे ही दोस्तों क्या माना जाता है, खिज्र खान को संस्थापक भी माना जाता है। संस्थापक किसका था, सैयद वंश का। सैयद वंश का दोस्तों ये संस्थापक था। सैयद वंश का ये क्या था, संस्थापक था दोस्तों। खिज्र खान सैयद वंश का संस्थापक था, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये चीज़ भी याद रखनी है कि खिज्र खान तैमूर लंग का सेनापति था। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है खिज्र खान के बारे में। अब दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दूं, देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि लंग का मतलब होता है कि विकलांग या एक विकलांग। इसके नाम के आगे लंग क्यों लगाया गया, तो लंग इसलिए दोस्तों लगाया गया कि एक पैर से ये विकलांग था। या तो इसे विकलांग मान लीजिएगा या तो इसके मान लीजिएगा कि इसके पैर में उस टाइम पे चोट लगी हुई थी, इसी के लिए ये लंगड़ा के चल रहा था। अब दोस्तों तैमूर का मतलब क्या होता है, तैमूर का अर्थ होता है लोहा। तैमूर का अर्थ होता है लोहा। क्या अर्थ होता है दोस्तों, तैमूर का अर्थ होता है लोहा। यह चीज आपको याद रखनी है, तैमूर का अर्थ होता है लोहा। अब दोस्तों ये भी याद रखना है कि खिज्र खान ने क्या नहीं किया, सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, नहीं धारण की। दोस्तों खिज्र खान ने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अब दोस्तों इसने मतलब उपाधि कौन सी धारण की, ये चीज़ भी आपको मालूम होना चाहिए कि खिज्र खान ने कौन सी उपाधि धारण की। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, इसने उपाधि धारण की रैयत ए आला। रैयत ए आला इसने उपाधि धारण की। उपाधि कौन सी धारण की, इसने कौन सी उपाधि धारण की, रैयत ए आला। रैयत ए आला दोस्तों ये याद रखिएगा कि रैयत ए आला की खिज्र खान ने उपाधि धारण की। और ये रैयत ए आला का मतलब होता है कि फॉलोवर ऑफ क्या, फॉलोवर ऑफ तैमूर लंग। फॉलोवर ऑफ तैमूर लंग। तैमूर लंग का फॉलोवर। दोस्तों रैयत ए आला का मतलब होता है कि फॉलोवर ऑफ तैमूर लंग। तैमूर लंग का फॉलोवर, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसने उपाधि कौन सी धारण की, रैयत ए आला नामक उपाधि खिज्र खान ने धारण की। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये चीज़ दोस्तों आपको क्या करना है, ये चीज़ आपको याद रखनी है खिज्र खान के बारे में। अब दोस्तों इसके बारे में एक क्वेश्चन और आ जाता है दोस्तों, जब इसके शासनकाल की मुद्रा के बारे में बात की जाए तो इसके शासनकाल में जो मुद्रा चल रही थी तो वही सेम मुद्रा किस में चल रही थी, जो मुद्राएं तुगलक वंश में चल रही थी वही सेम मुद्रा इसके शासनकाल में भी चल रही थी। इसने ज़्यादा मुद्रा को चेंज करने में अपना पैसा या समय नष्ट नहीं किया। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। जो तुगलक वंश के शासनकाल में जो मुद्राएं चल रही थी वही सेम मुद्राएं इसके शासनकाल में भी चल रही थी। ये चीज़ याद रखनी है दोस्तों। जो तुगलक वंश के शासनकाल में जो मुद्राएं चल रही थी वही सेम मुद्राएं खिज्र खान के शासनकाल में भी चलती रहीं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि सैयद का मतलब क्या होता है, सैयद का अर्थ क्या होता है। सैयद का दोस्तों अर्थ आपको मालूम होना चाहिए कि सैयद का अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा सैयद का अर्थ होता है दोस्तों क्या,
पैगंबर का वंशज। क्या होता है दोस्तों? पैगंबर के वंशज। सैयद का मतलब होता है पैगंबर के वंशज। पैगंबर के वंशज। इसी के लिए दोस्तों सैयद वंश को क्या बोला जाता था? पैगंबर का वंशज बोला जाता था। यह चीज भी आपको याद रखनी है। अब इसकी दोस्तों मृत्यु कब हुई थी, यह चीज भी आपको मालूम होना चाहिए। तो इसकी मृत्यु दोस्तों, इसकी मृत्यु कब होती है दोस्तों? इसकी मृत्यु 1421 में हो गई थी। 20 मई 1421 में इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। 20 मई 1421 में इसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु दोस्तों कब हो गई थी? 20 मई 1421 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? खिज्र खान की मृत्यु दोस्तों 20 मई 1421 ईस्वी में हो गई थी। यह चीज़ आपको याद रखनी है। अब यही दोस्तों खिज्र खान के बारे में जानकारी थी जो मैंने आप सभी के सामने रखी हुई है। अब दोस्तों इसके आगे मैं अगले शासक पे बढ़ता हूँ। अगला जो शासक है जिसका नाम है मुबारक शाह। तो चलिए मैं मुबारक शाह के बारे में भी कुछ बातें यहाँ पे कर लेता हूँ। फिर अगला जो शासक है जिसका नाम है मुबारक शाह। अब मैं मुबारक शाह पे चलता हूँ। अब देखते हैं मुबारक शाह की कौन कौन सी जानकारी है। फिर जो अगला शासक दोस्तों आता है जिसका नाम है मुबारक शाह। ये सैयद वंश का दूसरा शासक था। मुबारक शाह दोस्तों ये सैयद वंश का दूसरा शासक था। इससे पहला जो सैयद वंश का पहला शासक कौन था दोस्तों? खिज्र खान था। अब ये दूसरा शासक है जिसका नाम है मुबारक शाह। ये सैयद वंश का दूसरा शासक है। इसका शासनकाल दोस्तों 1421 से लेकर 1434 तक रहता है। 1421 से लेकर 1434 तक इसका शासनकाल रहता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। किसका? मुबारक शाह का शासनकाल 1421 से लेकर 1434 ईस्वी तक रहता है। दोस्तों ये चीज़ याद रखनी है, जो मुबारक शाह है ये किसका बेटा है? तो ये चीज़ भी आपको मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो मुबारक शाह है ये किसका पुत्र है? ये पुत्र दोस्तों है किसका? खिज्र खान का पुत्र। खिज्र खान का ये बेटा है दोस्तों। खिज्र खान का क्या है दोस्तों? ये खिज्र खान का पुत्र है। अब जरा सुनिएगा, खिज्र खान की मृत्यु के बाद दोस्तों उसका बेटा दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। और उसका बेटा दोस्तों कौन है? मुबारक शाह। दोस्तों खिज्र खान की मृत्यु के बाद उसका बेटा मुबारक शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और शासन को चलाने लगता है। और शासन 1421 से लेकर 1434 तक करता है दिल्ली की गद्दी पर। यह चीज़ आपको याद रखनी है। दोस्तों इसके पिताजी का नाम क्या था? खिज्र खान था। अब ये मुबारक शाह जो है ये किसका बेटा है? खिज्र खान का बेटा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों इसने कौन सी उपाधि धारण की? तो याद रखिएगा इसने उपाधि धारण की शाह की। इसने शाह की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की? शाह। इसने उपाधि कौन सी धारण की? शाह नामक उपाधि इसने धारण की। इसी के लिए इसके नाम के आगे मुबारक शाह लगने लगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। दोस्तों एक नाम आपने सुना होगा जिसका नाम है यहिया बिन अहमद। यहिया बिन अहमद। यहिया बिन अहमद। यहिया बिन अहमद का नाम आपने सुना होगा। ये यहिया बिन अहमद कौन था दोस्तों? तो याद रखिएगा यहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का, इसका नाम था यहिया बिन अहमद सरहिंदी।
दोस्तों जरा ध्यान से सुनिएगा, यहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। अब जरा सुनिएगा इसका मतलब, ये दोस्तों जो यहिया बिन अहमद सरहिंदी नामक एक व्यक्ति है, ये दोस्तों किसके संरक्षण में रह रहा था? मुबारक शाह के संरक्षण में रह रहा था। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ये भी चीज़ भी आपको याद रखनी है। उसके बाद ये क्या करता है दोस्तों, यहिया बिन अहमद एक किताब भी लिखता है। क्या लिखता है दोस्तों? एक किताब भी लिखता है। जिस किताब का नाम क्या है दोस्तों? इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई। इसके द्वारा दोस्तों एक पुस्तक भी लिखी जाती है जिसका नाम है तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक भी इसके द्वारा, तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक भी इसके द्वारा ही लिखी गई थी। अब दोस्तों इसको संरक्षण किसका प्राप्त था? मुबारक शाह का इसको संरक्षण प्राप्त था, और इसी ने बाद में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है तारीख ए मुबारक शाही। इस तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक में दोस्तों सैयद वंश के बारे में हर एक जानकारी आपको दे रखी है कि सैयद वंश का कैसा शासनकाल रहा और कब से कब तक शासन रहा, और उसमें कौन कौन से शासक आए और उन शासकों ने क्या क्या काम कराया, उन शासकों के द्वारा कौन कौन सी लड़ाइयाँ की गई। ये सभी तमाम जानकारी आपको इस किताब के अंदर मिल जाएंगी, जिस किताब का नाम है तारीख ए मुबारक शाही। ये किताब दोस्तों यहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा लिखी गई है। यहिया बिन अहमद सरहिंदी जो मुबारक शाह के संरक्षण में रहता था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों एक चीज़ और याद रखनी है, इसने एक स्थान की स्थापना की थी। दोस्तों इसके द्वारा एक नगर की स्थापना की गई थी जिस नगर का नाम है मुबारकबाद। क्या नाम है दोस्तों? मुबारकबाद। 1434 में इसने एक मुबारकबाद नामक स्थान की नगर की स्थापना की थी। दोस्तों मुबारक शाह के द्वारा 1434 ईस्वी में मुबारकबाद नामक नगर की स्थापना की गई थी। ये मुबारकबाद नगर दोस्तों कहाँ पे है? तो ये याद रखिएगा आप, ये दोस्तों यमुना नदी के किनारे है। ये कहाँ पे है? ये मुबारकबाद जो है ये यमुना नदी के किनारे है। यमुना नदी के किनारे। ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ दोस्तों एक नगर है जो मुबारक शाह के द्वारा क्या किया गया था? स्थापित किया गया था, या मुबारक शाह के द्वारा बनाया गया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये जानकारी थी दोस्तों मुबारक शाह के बारे में जो मैंने आप सभी के साथ शेयर की हैं। अब दोस्तों इसकी मृत्यु कब होती है? 19 फरवरी 1434 ईस्वी में इसकी क्या हो गई थी दोस्तों? इसकी मृत्यु हो गई थी। इसकी मृत्यु कब हो जाती है? इसकी मृत्यु याद रखिएगा, इसकी मृत्यु दोस्तों 19 फरवरी 1434 ईस्वी में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। किसकी? मुबारक शाह की। मुबारक शाह की दोस्तों क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी 19 फरवरी 1434 में। 19 फरवरी 1434 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु होने के बाद दोस्तों इसका गोद लिया हुआ पुत्र आता है इसकी दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर। तो चलते हैं हम आगे के शासक पे, इसके बाद वाला शासक पे चलते हैं। कौन है देखते हैं, इसके बाद वाला शासक कौन है दोस्तों।
तो दोस्तों सैयद वंश का तीसरा शासक आता है जिसका नाम है मोहम्मद शाह। सैयद वंश का तीसरा शासक जिसका नाम है मोहम्मद शाह। ये दोस्तों सैयद वंश का तीसरा शासक है जिसका नाम है मोहम्मद शाह। इसका शासनकाल 1434 से लेकर 1445 तक रहता है। 1434 से लेकर 1445 तक इसका क्या रहता है, शासनकाल रहता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये सैयद वंश का तीसरा शासक होता है जिसका नाम है मोहम्मद शाह। इसका शासनकाल 1434 से लेकर 1445 तक रहता है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। दोस्तों ये चीज़ याद रखनी है आपको, मुबारक शाह की जब मृत्यु हो जाती है दोस्तों, उसके बाद इसका पुत्र आता है। ये पुत्र है दोस्तों मोहम्मद शाह। मुबारक शाह का पुत्र है दोस्तों मोहम्मद शाह। और मुबारक शाह का ये कौन सा पुत्र है, ये गोद लिया हुआ पुत्र है। ये गोद लिया हुआ पुत्र है दोस्तों मुबारक शाह का। मुबारक शाह का गोद लिया हुआ पुत्र मोहम्मद शाह दिल्ली की गद्दी पे आ जाता है जब मुबारक शाह की मृत्यु हो जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये किसका पुत्र है, तो ये आपको याद रखना है, मुबारक शाह का मुबारक शाह का गोद लिया हुआ पुत्र। गोद लिया हुआ पुत्र। दोस्तों ये जो मोहम्मद शाह है दोस्तों, ये मुबारक शाह का गोद लिया हुआ पुत्र है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जब मुबारक शाह की मृत्यु हो जाती है उसके बाद ये मोहम्मद शाह गद्दी पे आता है और दिल्ली सल्तनत पे राज्य करने लगता है। और ये 1434 से लेकर 1445 तक क्या करता है, राज्य करता है दिल्ली सल्तनत पे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। दोस्तों एक चीज़ आपको याद रखनी है, 1440 में क्या होता है दोस्तों, 1440 में मतलब मोहम्मद शाह के शासनकाल में 1440 में क्या होता है दोस्तों, महमूद खिलजी ने क्या किया था, महमूद खिलजी ने मोहम्मद शाह पर आक्रमण किया। क्या किया दोस्तों, आक्रमण किया। महमूद खिलजी ने क्या किया, आक्रमण किया। आक्रमण किया किसके ऊपर दोस्तों, मोहम्मद शाह के ऊपर। मोहम्मद शाह के ऊपर। दोस्तों युद्ध मतलब आक्रमण होने के बाद क्या होता है कि मोहम्मद शाह और महमूद खिलजी के बीच में क्या हो जाता है, संधि हो जाती है। क्या हो जाती है, दोनों के बीच आपस में संधि हो जाती है। संधि हो जाती है। आक्रमण के बाद दोस्तों, लड़ाई के बाद संधि हो जाती है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। 1440 में महमूद खिलजी के द्वारा दोस्तों मोहम्मद शाह पे आक्रमण किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, इन दोनों के बीच आपस में संधि हो जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब ये आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि महमूद खिलजी ये कौन है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये मालवा का शासक है। ये क्या है दोस्तों, ये मालवा का शासक है। क्या है दोस्तों, ये मालवा का शासक है महमूद खिलजी। मालवा का शासक दोस्तों महमूद खिलजी क्या करता है, मोहम्मद शाह के शासनकाल में 1440 में इस पे आक्रमण कर देता है। फिर उसके बाद आक्रमण करने के बाद मोहम्मद शाह और महमूद खिलजी के बीच में संधि हो जाती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इसकी दोस्तों मृत्यु 1445 ईस्वी में हो जाती है। इसकी मृत्यु कब हो जाती है दोस्तों, 1445 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। ये याद रखिएगा, 1445 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बस इसके बारे में यहीं तक जानकारी दोस्तों सीमित है। ये चीज़ मैंने आप सभी को
मोहम्मद शाह के बारे में भी बता दिया। अब इसके बाद जो अगला है चौथा शासक, जिसका नाम है दोस्तों अलाउद्दीन आलम शाह। ये सैयद वंश का आखिरी शासक था, मतलब चौथा शासक था और यही आखिरी शासक था सैयद वंश का। तो चलिए चलते हैं चौथे शासक पे, यही आखिरी शासक था सैयद वंश का। फिर उसके बाद दोस्तों ये चौथा शासक आता है अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह दोस्तों ये सैयद वंश का चौथा शासक है और यही सैयद वंश का आखिरी शासक भी होता है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अब इसका शासनकाल कब से कब तक रहता है, तो याद रखिएगा इसका शासनकाल 1445 से लेकर 1451 तक रहता है। 1445 से लेकर 1451 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है दिल्ली सल्तनत पे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अलाउद्दीन आलम शाह का शासनकाल 1445 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पे शासन रहता है। दिल्ली सल्तनत पे क्या रहता है दोस्तों, शासन रहता है। अब ज़रा सुनिएगा ये अलाउद्दीन आलम शाह है कौन। दोस्तों इससे पहले जो तीसरा शासक था उसका नाम था मोहम्मद शाह। ये मोहम्मद शाह का दोस्तों क्या है, पुत्र है। अलाउद्दीन आलम शाह जो है ये मोहम्मद शाह का बेटा है। मतलब मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका बेटा अलाउद्दीन आलम शाह आ जाता है और दिल्ली की गद्दी पर बैठकर शासन चलाने लगता है। और शासन दोस्तों 1445 से लेकर 1451 तक इसका रहता है। ये चीज़ याद रखना है। किसका पुत्र है ये, किसका दोस्तों ये पुत्र है, तो याद रखिएगा ये मोहम्मद शाह का पुत्र है। तो दोस्तों ये किसका बेटा था, ये अलाउद्दीन आलम शाह मोहम्मद शाह का क्या था, पुत्र था। ये अलाउद्दीन आलम शाह मोहम्मद शाह का क्या था, पुत्र था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये सैयद वंश का दोस्तों आखिरी शासक था और यही सैयद वंश का आखिरी शासक था और ये सैयद वंश का चौथा शासक था और इसका शासनकाल 1445 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक रहता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये चीज़ क्या करनी है आपको, ये याद रखनी है। ये सैयद वंश का अंतिम सुल्तान था, आखिरी शासक था, आखिरी शासक था सैयद वंश का। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये दोस्तों सैयद वंश का आखिरी शासक था और इसके बारे में ज़रा और भी जान लीजिएगा। इसने दोस्तों 1451 में, इसने 1451 ईस्वी में क्या किया दोस्तों, 1451 ईस्वी में अपना जो शासन था, अपना जो राज सिंहासन था वो किसको दे दिया, बहलोल लोदी को दे दिया। राज सिंहासन किसको दे दिया, अपना राज सिंहासन बहलोल लोदी को दे दिया। राज सिंहासन जो था इसका वो इसने किसको दान कर दिया, इसने दोस्तों अपना राज सिंहासन बहलोल लोदी को दान कर दिया। बहलोल लोदी को अपना शासन क्या कर दिया, दान कर दिया। 1451 ईस्वी में इसने अपना राज सिंहासन बहलोल लोदी को दान कर दिया। अब ये बहलोल लोदी दोस्तों वही बहलोल लोदी है जो लोदी वंश का पहला क्या है दोस्तों, लोदी वंश का पहला शासक होगा। अभी इसके बाद सैयद वंश के बाद आपका लोदी वंश आएगा तो ये बहलोल लोदी इसका क्या होगा, प्रथम शासक होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसने फ्री में ही 1451 ईस्वी में राज सिंहासन अपना किसको दे दिया, बहलोल लोदी को दे दिया। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसकी मृत्यु दोस्तों 1476 में हो जाती है। इसकी मृत्यु कब हो जाती है, 1476 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है,
मृत्यु हो जाती है। बस इसके बारे में यही तक जानकारी थी जो मैंने आप सभी को दी है। सो दोस्तों, हमारे द्वारा जो जानकारी दी गई अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अथवा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पे एंड होता हुआ, अब मिलते हैं हम नए वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो हमारा होगा लोधी वंश। ये दिल्ली सल्तनत का आखिरी और चौथा वंश रहेगा। जय हिंद, जय भारत।